ज्योमेट्री क्या होता है पहले इसको हम लोग देखते हैं। जियोमेट्री ये ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री ब्रांच ऑफ मैथ्स है ना। लेकिन ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री का अगर हम लोग खोजे कहाँ से आया है ये शब्द, तो इसका मतलब होता है जियो प्लस मेट्रिया। जियो का मतलब होता है अर्थ या लैंड और मेट्रिया का मतलब होता है मेजर, ठीक है, यानी लैंड का मेजरमेंट। अब ये लैंड का मेजरमेंट का क्या मतलब है, तो तुम लोग को पता होगा सिविलाइजेशन की शुरुआत जहाँ भी हुई पहले वो कहाँ पे हुई, किस पॉइंट के आसपास होती है सिविलाइजेशन की शुरुआत? किसी रिवर के किनारे। रिवर के किनारे क्यों होती है? एग्जैक्टली वहाँ एग्रीकल्चर पहला ऐसा काम था जो जिसने आदमी को एक जगह रहने के लिए मजबूर किया था। और एक जगह जब तक आदमी रहेगा नहीं कलेक्टिवली तब तक सिविलाइजेशन बनेगा नहीं। तो सिविलाइजेशन तभी बना जब कलेक्टिवली एक साथ रहना शुरू किया, और कलेक्टिवली प्रिसाइसली इसीलिए रहना शुरू किया क्योंकि उन्होंने खेती करना सीखा था। एक जगह आप रहोगे खेती तभी आप कर सकते हो, आप मूव करके खेती नहीं कर सकते हो। तो एक जगह कहाँ पे रहा जाए, खेती करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वाटर, है ना। तो वाटर ऐसा मतलब जगह जहाँ पानी आसानी से मिल जाए, और वो था नदी, है ना। तो नदियों के किनारे सिविलाइजेशन सबसे पहले बिगिनिंग में बसा था। अब ये है कि सिविलाइजेशन वहाँ पे आने के बाद ये होता था, इजिप्ट एक कंट्री है सबको पता होगा, है ना, और इजिप्ट में भी एंशिएंट सिविलाइजेशन वहाँ पे हुआ था। और इजिप्ट के उस सिविलाइजेशन की शुरुआत नाइल रिवर के किनारे हुई थी, ये तो सबको पता है। नाइल रिवर की एक खूबी थी, नाइल रिवर की एक क्या खूबी थी कि गर्मियों में मतलब एक सीज़न में वाटर इसमें फ्लो करता था, वाटर नॉर्मली फ्लो करता था, और जब बारिश का मौसम आता था या एक सीज़न पीक पे होता था जब अपने, तो वाटर फ्लो करके एकदम आसपास के उसमें आ जाता, फ्लड आ जाता था। हर साल ही ये होता था। अब लोग जब बसे थे तो लोग ठीक नदी के किनारे अपना घर बनाते थे, अलग अलग जगह यहाँ पे बस गए थे। अब ये होता था कि लोग यहाँ तो बस गए थे नाइल रिवर के किनारे, लेकिन दिक्कत क्या आती थी इजिप्ट में, जब बाढ़ आ जाता था, फ्लड आकर के चला जाता था, तो जो लोग रहते थे वो सब गायब हो जाता था। जो बॉर्डर बना के रहते थे, इतनी ज़मीन मेरी, क्योंकि ज़मीन पहली प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, तो ज़मीन कितनी मेरी है कहाँ से कहाँ तक, तो वो सब बहा के ले जाता था। तो कोई बॉर्डर लाइन नहीं रहता था और मामला डिस्प्यूट में चला जाता था। तो ऐसे बहुत सारे डिस्प्यूट होने लगे थे। तो वहाँ पर पहली बार वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये सोचा क्यों ना लैंड का एक मेज़रमेंट किया जाए, एक ऐसा मेज़रमेंट जिससे सबको हम मतलब ज़मीन प्रोवाइड कर पाएँ और डिस्प्यूट ना हो, है ना। और वो जो मेज़रमेंट, वो जो सर्वे किया गया पहली बार, वहीं से मतलब उसी से ज्योमेट्रिक शेप्स को लोगों ने समझना शुरू किया, एरिया को समझना शुरू किया, पेरीमीटर को समझना शुरू किया, अलग अलग शेप्स। रेक्टेंगल सबसे आसान शेप था उनके लिए, रेक्टेंगल और स्क्वायर का होना, और इसी शेप में फिर ज़मीनें लोगों को दी गई थी। और लोग फिर इसका मेज़रमेंट लोगों ने सीखना शुरू किया, कैसे इसको मेज़र किया जाए। एरिया का कंसेप्ट आता है ना, किसी के पास लेंथ में दिखने वाला कम ज़मीन हो और किसी के पास ऐसा ज़मीन हो, है ना, और किसी के पास मान लो ऐसा बड़ा ज़मीन है ना। तो ये शेप्स, अगर इस तरह के शेप में ज़मीन है, कहना मुश्किल है किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम, है ना। इस साइड से देखो तो इस साइड को कंपेयर करो तो ये कहेगा कि ये छोटा है ये बड़ा है, इस साइड को कंपेयर करो तो कहेगा कि ये बड़ा है ये छोटा है ना। तो एग्जैक्टली कैसे मेज़र किया जाए, तो एरिया का कंसेप्ट लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। एरिया क्या था? एरिया था कितने स्क्वायर आप अंडर इस एरिया में, मतलब इस ज़मीन में कितने छोटे छोटे 1 by 1 के स्क्वायर को आप काउंट कर सकते हो, उसको एरिया कहते हैं। वो फिर कभी उस पर एरिया पे बात करेंगे, वो पिछले क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे। अब पेरीमीटर और एरिया का कंसेप्ट जैसे आता है, लोग लैंड मेजरमेंट शुरू कर देते हैं, है ना। लेकिन लैंड मेजरमेंट के ही दौरान अलग अलग ज्योमेट्रिक शेप्स को लोगों ने पता करना शुरू किया, ज्योमेट्रिक शेप्स की स्टडी शुरू की, है ना। एक ऐसा शेप, एक ऐसा एरिया जो 3 साइडेड से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग ट्राइंगल बोलते हैं, है ना। उसी तरह क्वाड्रिलेटरल होता है, उसी तरह एंड सो ऑन
मतलब हम लोग देख सकते हैं, है ना। अब अलग अलग शेप्स की स्टडी लोगों ने तो करनी शुरू कर दी, लेकिन उसका वो जो पूरा इन्फॉर्मेशन था, पूरा मेजरमेंट था, उसका पूरा इस्तेमाल या कहें उनसे जो सबसे ज़्यादा सीखने का काम किया था वो थे ग्रीक फिलोसफर। क्या थे वो? इजिप्ट और मेसोपोटामिया जाते थे और वहाँ जाकर के रहते थे और वहाँ के नॉलेज को गेन करके वापस आते थे। तो इजिप्ट में इतना हुआ था और इजिप्ट में जो लैंड के मेजरमेंट लोग करते थे वहीं से ग्रीक और ग्रीक से फिर लैटिन होते हुए पूरे यूरोप में जो नॉलेज फैला, उस पार्ट को क्या बोला गया? मेजरमेंट ऑफ अर्थ, मेजरमेंट ऑफ लैंड, मतलब जो इजिप्ट में लोग बोलते थे उसी का ट्रांसलेशन जियोमेट्रिया हो गया, जहां से ज्योमेट्री बना। ठीक है कि ज्योमेट्री में एक दिक्कत क्या आ रही थी, फिर मतलब एंशियंट टाइम से लेकर मिडिवल एज तक चीज़ें डेवलप, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती रही, अलग अलग शेप्स को लोग स्टडी करते रहे, जानते रहे, वॉल्यूम, एरिया और पैरीमीटर, तीनों चीज़ की स्टडी करते रहे लोग। लेकिन इंटरेस्टिंग वर्क तब हुआ मिडिवल पीरियड में, जब मर्चेंट सामान लेकर के एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, कनेक्शन बैठ गया था, है ना, मर्चेंट्स का मूवमेंट बढ़ गया था। तो कहते हैं कि जब मर्चेंट्स का मूवमेंट बढ़ा तो शिप इधर उधर बहुत सारा आने जाने लगे, है ना। तो शिप जब बहुत ज़्यादा आने जाने लगेंगे तो एग्जैक्टली शिप को कहाँ पहुँचना है ये पता होना चाहिए, है ना। समंदर का तो कोई आपके पास है नहीं, उस टाइम में कोई मैप नहीं होता था कि जिसको आप देख करके आप पहुँच जाए, अच्छा हमें वहाँ एग्जैक्टली उस पॉइंट पे पहुँचना है, एंगल कितने एंगल पे आपको कहाँ पहुँचना है ना, कोई मैप ही नहीं था उस समय। लेकिन मैप होता तो कैसे, लोगों ने मैप बनाने की ऐसा नहीं कोशिश नहीं की थी, एग्जैक्ट मैप नहीं था जो आपके लोकेशन को बता पाए कि आप कहाँ हो और कहाँ पहुँचना है ना। तो पहले कैसे लोग शिप से पहुँचते थे, तो बड़े बड़े टावर्स बनाए जाते थे समुद्र के किनारे, ओशियंस के किनारे, कोस्टल एरियाज़ में, लाइट हाउसेस जिसको कहते थे ना। दूर से मतलब दिखता था कि लाइट हाउस वहाँ है, तो एक टारगेट पता चल जाता था कि हमें उस लाइट हाउस तक पहुँचना है, वरना आप कहीं और पहुँच जाओगे जहाँ पर कुछ है ही नहीं, है ना, फिर आप घूमते रहो। तो लाइट हाउस को देख करके लोग अंदाज़ा लगाते थे और अपने शिप को उसी डायरेक्शन में मोड़ के रखते थे ताकि हम वहीं पहुँच जाएँ, है ना, दूर से। तो लेकिन उसमें भी कई बार सर्टेन डिग्री, 1 डिग्री एंगल का भी फ़र्क आपको नज़र आता, आप दूसरी जगह पहुँच जाओगे, है ना। तो आप उसमें भी बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं हो पा रहे थे। एग्जैक्ट तब होंगे लोग जब उनके पास मैप होगा। मैप बनाने की कोशिश की गई लेकिन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हो पा रहे थे लोग, ठीक। अब उसी टाइम 17th सेंचुरी में ग्रीस में नहीं, फ्रेंच में एक फिलोसफर हुए जिनका नाम था रेने देकार्त। डेकार्त इसको पढ़ते हैं, फ्रेंच नेम है क्योंकि, ठीक है। तो रेने देकार्त 17th सेंचुरी में हुए। वो प्रोफेशनली कहते हैं कि कोस्टल एरिया पर काम करने वाले, नेविगेशन के लिए जो इंजीनियर एक तरह के होते हैं उस पर काम करते थे, और साथ में वो बढ़िया फिलोसफर और मैथमेटिशियन भी थे। तो रेने देकार्त ये सोचे कि मैप बनाया जाए, लेकिन कैसे बनाया जाए, बहुत सोचा उन्होंने, वो सफल नहीं हो पा रहे थे। फिर इसी पे सोचते सोचते बेड पर लेटे लेटे वो उनकी आंख लग गई, और तब भी वो सोच रहे थे, फिर आंख खुल भी गई, तब भी वो सोच रहे थे। आंख खुली और वो सीलिंग को एक टक ऐसे देखे जा रहे थे, सीलिंग को वो एक टक देखे जा रहे थे, और सीलिंग पर उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया? सीलिंग एक रेक्टेंगुलर शेप के 2 लाइन से या 2 परपेंडिकुलर लाइन के कॉर्नर से बना है ना। सीलिंग का जो कॉर्नर है 2 परपेंडिकुलर लाइन है, और उन्होंने बहुत देर तक एक फ्लाई को ऑब्जर्व किया, एक मक्खी को सीलिंग पे जो इधर उधर अलग अलग पोजीशन पे जा रही थी उसको ऑब्जर्व किया उन्होंने। और उन्होंने सोचा कि अगर हम 2 लाइन खींच दें, परपेंडिकुलर लाइन, और इसको हम बिगिनिंग पॉइंट मान लें, तो फ्लाई यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, हम पोजीशन बता सकते हैं इस लाइन के रिस्पेक्ट में कहाँ है और इस लाइन के रिस्पेक्ट में कहाँ है, तो एग्जैक्ट लोकेशन बताया जा सकता है इस फ्लाई का। और एग्जैक्ट लोकेशन बताने का सीधा मतलब है कि आप हर एक पॉइंट को एग्जैक्ट लोकेशन बना दिए तो आप उसको मिला देंगे तो वो मैप बन जाएगा, है ना। तो उन्होंने इसको इस तरीके से सोचा कि क्यों ना 2 लाइन मिल करके, 2 परपेंडिकुलर लाइन का हम सहारा ले, जिसको उन्होंने एक्सिस कहा, है ना। 2 एक्सिस का मतलब ही होता है रेफरेंस लाइन,
है ना। तो दो रेफरेंस लाइन उन्होंने लिया, वो दो रेफरेंस लाइन क्या था, टू परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइंस, है ना, सीलिंग का जो कॉर्नर था, क्योंकि सिंगल लाइन पे नंबर लाइन के रूप में लोग ऑलरेडी जानते थे, क्या ये हॉरिजेंटल लाइन है, इस तरफ पॉजिटिव है और इस तरफ निगेटिव है ना। तो उसको उन्होंने देखना शुरू किया, है ना, हॉरिजेंटल नंबर लाइन। तो एक लाइन है हमारे पास और फ्लाई इस लाइन पे कहाँ है, तो हम बता सकते हैं कि इतना है, 5 सेंटीमीटर ईस्ट है, 5 सेंटीमीटर वेस्ट है, ये बताया जा सकता है। लेकिन इसी प्लेन में ऊपर कहीं हो तो 5 सेंटीमीटर ईस्ट तो है, लेकिन समथिंग नॉर्थ भी या समथिंग अप भी है, समथिंग डाउन भी है ना। मतलब आपको पेयर ऑफ नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, पेयर ऑफ नंबर के लिए पेयर ऑफ लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। पेयर ऑफ लाइन कैसे बनेगा, तो परपेंडिकुलर लाइन बना दो तो बहुत ईजी होगा। क्यों ईजी होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगा। जब आप इसको बिगनिंग बोलोगे, यानी इस लाइन का बिगनिंग भी यही पॉइंट है, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर नेगेटिव हो जाएगा, है ना। फिर इधर पॉजिटिव अगर ले लो इस लाइन के लिए, तो इस लाइन का इधर नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और इसको हम लोग अगर इस पोजीशन को दिखाना है, इस पोजीशन को लोकेट करना है, तो हम बोलेंगे इस लाइन के रेस्पेक्ट में इतना हाइट ऊपर गया है ना, इस लाइन पे इतना चला है, और इस लाइन के अलोंग कितना चला है, इतना चला है ना। और ये हम देखते हैं कि हर एक पोजीशन एक रेक्टेंगल शेप बनाता है ना। ये जो सिस्टम है जिसमें हम किसी पॉइंट के लोकेशन को देख रहे हैं, इसको हम लोग जानते हैं x बोलते हैं, इसको हम लोग जानते हैं y बोलते हैं, और इस लाइन को x और y के पेयर से दिखा सकते हैं, सिंगल नंबर से नहीं बल्कि पेयर ऑफ नंबर से दिखा सकते हैं। ये तो सबको समझ आया ना, पेयर ऑफ नंबर से दिखा सकते हैं। और ये जो पेयर ऑफ नंबर है, इसी को उन्होंने कहा ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। अब कैसे ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, एक्स वाई का पेयर है, कॉम्बिनेशन है, ये आप लोग सेट थ्योरी से निकलते हुए आप लोग पढ़े हैं ना, फंक्शन और रिलेशंस, है ना, वहाँ पर हम लोग देख चुके हैं ये चीज़। ये चीज़ ज्योमेट्री के पार्ट के रूप में नहीं बल्कि अलजेब्रा के पार्ट के रूप में वहाँ पर देखे, है ना। लेकिन वही जो ऑर्डर्ड पेयर है, जो एक्स और वाई के बीच का रिलेशन है, असल में वो रिलेशन को दिखा सकता है ना। रिलेशन कब आएगा वो आगे बात करेंगे। इतना क्लियर है सबको, है ना। एक्स और वाई का ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर इसका नाम क्यों रखा उन्होंने, तो एक खास ऑर्डर में लिखते हैं ना। मान लो पहले वाई और फिर एक्स लिख दे, तो फिर ये सवाल होगा कि आपको अगर 2,1 दे दें तो कौन एक्स है कौन वाई कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो आपको एक खास ऑर्डर में ही लिखना होगा ताकि पेयर लिखें तो पता चले अच्छा इधर एक्स है इधर वाई है, किसी को भी पता चल जाएगा कि ये लेंथ 2 है ये लेंथ 1 है ना, 2,1 है। तो एक खास ऑर्डर में ही हो, इसीलिए हिस्टोरिकली यही लिया गया कि पहले एक्स लिया गया फिर वाई लिया गया, है ना, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इस हॉरिजेंटल लाइन को एक्स एक्सिस भी बोलते हैं और इस वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस भी बोला जाता है। ठीक है, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम एब्सिसा भी है, वाई एक्सिस का दूसरा नाम ऑर्डिनेट भी है। ठीक है, और इस इनिशियल पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, इनिशियल पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, और कंबाइंडली इसको बोलते हैं एक्सीज। ठीक है, इस पूरे कंबाइंडली दोनों एक्सिस को। ठीक है, इतना तो सबको पता है, आगे चले। आगे अगर ज्योमेट्री हमें पता था और डेकार्ट ने लोकेशन बता दिया, तो इस ज्योमेट्री का भी एक नाम होना चाहिए, है ना, इस ज्योमेट्री का भी नाम होना चाहिए। अब डेकार्ट ने इस ज्योमेट्री का क्या नाम रखा, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों, क्योंकि प्रेसाइसली इसीलिए क्योंकि आप एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता रहे हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, टुगेदर होना। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है टुगेदर होना। कोऑर्डिनेट को अगर आप ग्रीक फ्रेंच ट्रेस करो तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है टुगेदर, है ना, टुगेदर, ऑर्गेनाइज्ड रूप से टुगेदर होना। एक पेयर ऑफ नंबर को ऑर्गेनाइज कर रहे हो। पेयर ऑफ नंबर क्या है, दो एक्सिस के रेस्पेक्ट में
कितना चले हैं उसके अलॉन्ग उसका वैल्यू है ना, उसको आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, टुगेदर लिख रहे हैं, है ना। तो टुगेदर लिखना, टुगेदर ऑर्गेनाइज करना जब आप करते हो तो उसी को आप बोलते हो कोऑर्डिनेट, ठीक। और जब आप ये काम ज्योमेट्री में करते हो तो ये बन जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ आया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ से नाम आ गया। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत तो हो गई। अब इंटरेस्टिंगली तुम लोग पहले पढ़े हो कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। इसी का इस्तेमाल करके जो कॉम्प्लेक्स नंबर को नहीं समझ पाए थे लोग, ज्योमेट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर को आसानी से समझ लिया गया था। याद आ रहा है ना? अगर ये रियल नंबर लाइन था तो देकार्त ने कहा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हमने खोजा है, इसी नंबर लाइन को, अगर ये रियल नंबर लाइन है तो वाई एक्सिस को इमेजिनरी नंबर लाइन ले लूँ। और इमेजिनरी नंबर लाइन अगर जैसे ही लेते हैं तो वो एक पूरा ज्योमेट्री को दिखाता है ना। ये तो हम लोग देखे ही हैं। एक इक्वेशन भी बन जाता है, लाइन भी बन जाता है, सर्कल भी को भी रिप्रेजेंट कर देता है। तो जो हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर, रियल लाइफ में लोग उसका यूज नहीं समझ पा रहे थे, जैसे ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम खोजा गया वो तुरंत समझ में आने लगा लोगों को कि ये ज्योमेट्री से कैसे रिलेटेड। समझ आया, है ना। हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले, हम लोग का काम क्या क्या होगा? हम लोग का काम होगा जो अलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन, यही पढ़ रहे थे ना अभी तक। जो अलजेब्रा हमने पढ़ा है, अलजेब्रा को ज्योमेट्री में ट्रांसलेट करना को ही हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। यानी कि आपके पास अलजेब्रा है, एक इक्वेशन है, आप उसको ज्योमेट्री में कैसे कन्वर्ट करते हो, उनके बीच आपस में क्या रिलेशन है। आप ज्योमेट्रिक फिगर दिमाग में सोचते हो कि हमने एक सर्कल सोचा तो कहाँ सोचा? हमने इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कहीं पे सोचा होगा, एक प्लेन में, तो यहाँ पे सोचा होगा, हमने यहाँ सोचा होगा, है ना। तो सर्किल आपने कहाँ सोचा, उसके लोकेशन, उसके सेंटर का लोकेशन क्या है, उसका रेडियस क्या है, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। और उसके सेंटर का लोकेशन और रेडियस अगर आप अलजेब्रा के टर्म्स में लिख पाओ तो वो सर्किल का इक्वेशन कहलाता है ना। एक लाइन के बारे में आपने सोचा, एक लाइन के बारे में आपने सोचा कि ये एक लाइन है, लेकिन ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये आप पता कर पाएंगे। ये आप कब पता कर पाएंगे? जब इस ज्योमेट्री आपके दिमाग में, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि ज्योमेट्रिकली आप फिगर को समझते हो, आसान होता है समझना। कई बार ऐसा होता है इस ज्योमेट्री को अलजेब्रा में कन्वर्ट कर लेते हो जब आप y = mx + c, तो यहाँ से समझना ज़्यादा इजी हो जाता है ना। ज्योमेट्री को अलजेब्रा में आप कन्वर्ट कर ट्रांसलेट करते हो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, तो कभी यहाँ समझना ज़्यादा इजी होता है तो कभी ये ज़्यादा इजी होता है। इसीलिए दोनों लैंग्वेजेस के बीच का रिलेशन हमको पढ़ना है। ये भी क्लियर है सबको? तो ये हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आगे हम लोग इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? देकार्त ने जो ये सिस्टम दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस सिस्टम का एक नाम दिया उन्होंने। इस सिस्टम का नाम दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? और इसका दूसरा नाम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है। अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलो या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलो, एक ही चीज है। अब कार्टेशियन का क्या मतलब है? कार्टेशियन और कुछ नहीं, देकार्त का लैटिन नेम है। लोग कहेंगे देकार्त का लैटिन नेम, तो नेम होता है, लैटिन नेम का क्या मतलब है? जिस तरीके से हमारे यहाँ एरिस्टोटल हिंदी में अरस्तु बन जाता है, होता है ना, एरिस्टोटल का हिंदी में लोग अरस्तु प्रोनाउंस करते हैं, ठीक उसी तरीके से देकार्त को लैटिन में लोग कार्टेशिया बोलते थे। अब उनका लैटिन नेम था, कैसे आया नहीं पता, लेकिन वो हो जाता है ना। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या होता है? एक एक्स एक्सिस, 2 परपेंडिकुलर एक्सिस। इसमें क्या क्या होता है? 2 परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइंस, called abscissa and ordinate, ठीक है। 2 परपेंडिकुलर रेफरेंस लाइन होता है जिसको एब्सिसा और ऑर्डिनेट कहते हैं। फिगर सब लोग बना लेना। फिगर इट लोकेट्स अ पॉइंट इन अ प्लेन
ठीक है, एक पॉइंट में एक प्लेन में एक पॉइंट को लोकेट करता है यूजिंग ऑर्डर्ड पेयर। एब्सिसा कॉमा ऑर्डिनेट। एब्सिसा और ऑर्डिनेट का ऑर्डर पेयर होता है। तो इसमें क्या क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में? इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके ऑर्डर्ड पेयर दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इस वाले में जो भी होंगे x नेगेटिव होंगे, y पॉजिटिव होंगे, इसमें बोथ नेगेटिव होंगे, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होंगे। ठीक, क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोनों एक्सिस एक प्लेन को 4 इक्वल हिस्सों में बांटता है ना, इसीलिए इसको क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट है ना, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। ठीक है, 4 इक्वल हिस्सों में जब बांटते हैं तो अब पहला चीज जो आता है हम लोग को इसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। सबको पता है कैसे प्रूव होता है? एक पॉइंट ये है मान लेते हैं, दूसरा पॉइंट कहीं इधर ले लेते हैं। ठीक है, इसको x1 बोल दें, इसको y1 बोल दें, इसको x2 बोल देते हैं, इसको y2 बोल देते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, कैसे निकालते हैं सबको याद है? यहाँ इस लाइन को खींचते हैं, आगे बढ़ाएं तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, इस पॉइंट को C बोला हमने, और ये लेंथ क्या हो गया? AC का लेंथ हो गया x2 माइनस x1, यहाँ से यहाँ x2 है, यहाँ से यहाँ x1 है, तो ये हो गया x2 माइनस x1, और इसी तरह BC क्या हो गया? y2 माइनस y1। ठीक, और पाइथागोरस लॉ तो सब लोग जानते हैं, है ना? पाइथागोरस लॉ क्या कहता है कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर कितना है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना है? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और AB अगर लिखना है तो इसका रूट हो जाएगा। तो यही हो जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये तो सबको पता ही है। देखो इसमें पहले ABC 3 पॉइंट है, कोलिनियर है, तो क्या होगा? AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होना चाहिए, यही मतलब हुआ ना? या कोई भी दो का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए, है ना? तो कोई भी दो का सम तीसरे में, तो तीनों को अलग अलग निकालेंगे। AB क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 माइनस 1 1, और 1 का स्क्वायर, और 4 माइनस 5 1 का स्क्वायर, फिर 1 आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ गया, है ना? BC कितना आएगा? 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर अंडर रूट 1, और 3 माइनस 4 प्लस 1, ये भी अंडर रूट 2 आ गया ना? और AC कितना आएगा? अंडर रूट 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4, और 3 माइनस 5 2 का स्क्वायर 4, विच इज़ इक्वल टू रूट 8, विच इज़ इक्वल टू 2 रूट 2। देखो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC आ गया, तो प्रूव हो गया। कुछ गड़बड़ आया, 2 आंसर तो आएगा। क्यों 2 आएगा? ये देखो, कोऑर्डिनेट 0 0 है, और एक 3 कॉमा रूट 3 है। ठीक है, ये एक लाइन है ना? इसके इक्वल इधर भी एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसपे इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, और इधर भी एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जिसपे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है। तो 2 पॉसिबिलिटी है ना, दोनों ही आएगा आंसर। चलो देखते हैं क्वेश्चन इससे हम लोग कर रहे हैं। क्या आ जाएगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, पहले A इसको O मान लेते हैं, A मान लेते हैं, तीसरा पॉइंट B मान लेते हैं। ठीक, OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OA, सॉरी
ए बी, ठीक है। ओ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 9 प्लस 3 इज इक्वल टू रूट अंडर 12 एंड विच इज इक्वल टू ओ बी 2√3, ठीक है चलो 2√3। ओ बी का वैल्यू, ये ओ ए आ गया, ओ बी को क्या मानेंगे, बी को हम x, y मान लेते हैं, तो ओ बी क्या आ जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ए बी क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस रूट 3 का स्क्वायर, राइट। और इसको हम किसके इक्वल करेंगे, एक बार इसके इक्वल करेंगे, एक बार इसको इसके इक्वल करेंगे, तो स्क्वायर करके इक्वल करते हैं। एक बार आ गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या हमारा बनेगा, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2√3y इज इक्वल टू 12, और 12 इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, कट गया। तो हमारे पास इक्वेशन आया, x और y को उस साइड कर देते हैं, तो 6x माइनस 2√3 प्लस 2√3y इज इक्वल टू 9 प्लस 3 12 अगेन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x प्लस √3y इज इक्वल टू 6, और यहाँ से आ गया 3x इज इक्वल टू 6 माइनस √3y, और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 6 माइनस √3y बाई 3, ये आ गया। अब इसको अगेन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, कहाँ माइनस होगा, ये 2√3y उधर गया तो प्लस हुआ, माइनस 6x उधर गया तो प्लस हुआ, और इस साइड 9 प्लस 3 12, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे पुट करो, x के जगह पुट करेंगे 6 माइनस √3y बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा y का, इसको सॉल्व करेंगे, करके देखो क्या आता है। x y इज इक्वल टू यहाँ से आया, एक आ गया 2√3 और एक माइनस √3, यहाँ से हम फिर x का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। x का 2 वैल्यू आएगा, 2 ऑर्डर पेयर बनेगा, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला, ठीक है, क्लियर है। चलो b और d का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, a और c का कोऑर्डिनेट निकालना है, ये एक स्क्वायर है। चलो c को हम मान लेते हैं x, y। अब बताओ c और d 2 पॉइंट फाइंड करना है, 2 बार फाइंड करना होगा, राइट और रॉन्ग, सॉरी c और a फाइंड करना है, तो 2 बार फाइंड करना होगा, नहीं 2 बार फाइंड करना होगा, नहीं, वो c का ही 2 वैल्यू निकलेगा, क्योंकि सिमेट्रिक है ना, जो कंडीशन आप इधर लगाओगे वही कंडीशन इधर भी लगाना होगा, इसका मतलब 2 वैल्यू इसका निकल जाएगा ऑलरेडी, 2 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, है ना। तो एक ही बार आप निकल जाए, तो क्या होगा, सी डी क्या होगा, अंडर रूट एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। और बी सी क्या होगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर वाई प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और बी डी क्या होगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट 29, ठीक। अब क्या है, सी डी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी का स्क्वायर, यही इक्वेशन बनेगा ना। तो सी डी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सी डी का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 29, यही आएगा ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हाँ, तो एक्स स्क्वायर
चलो एक्स स्क्वायर, अच्छा एक इक्वेशन ये भी बनेगा ना, दिस इज इक्वल टू दिस, यानी दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, यानी यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू डाउन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, कहाँ लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2y, यही होगा ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कट जाएगा यहाँ से, हाँ 6x उधर गया तो कितना होगा 4x, और 8y उधर गया तो 10y इज इक्वल टू 16 और 9 25 और माइनस 1 माइनस 2 1 1 23, ठीक है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 23 माइनस 10y बाई 4, x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू पुट कर दें, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, पहले सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, प्लस 2y स्क्वायर प्लस माइनस 8x, फिर क्या हो जाएगा y 8y 2y माइनस 6y 16 और 9 25 प्लस 2 27, हाँ हाँ 29, तो 27 इधर हटाओ उधर चला गया तो 2, ठीक है ना, हाँ अब पुट करना आसान है ना, अब x के जगह 23 माइनस 10y बाई 4 इंटू 2, पहले इन 2 है इसका स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8 इंटू 23 माइनस 10y बाई 4 माइनस 6y इज इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करो, क्या आ जाएगा 2 इंटू 23 का स्क्वायर जल्दी बताओ 529 माइनस 100y स्क्वायर माइनस 230 इंटू 2 6 4 60y, ठीक है, बाई 16 और 2 काट देते हैं 8 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 23 8 जा है 23 8 जा 184 और माइनस प्लस हो जाएगा 80, 2 से कट जा रहा है, रुको 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 रुको, क्या हो जाएगा 4 2 जा, हाँ 26 2 जा 46 प्लस 20y माइनस 6y इज इक्वल टू 2, यही आएगा ना, चलो कर लेते हैं, 8 को कर लें 529 116y माइनस 348y प्लस 145 इज इक्वल टू 0। अब तो इसको 29 कॉमन निकाल के कट करेंगे तो ये आ जाएगा, और उसके बाद एक्स वाई का वैल्यू आ गया दो, x1 ये है y1, थोड़ा और दूर ले लेते हैं, ये है x2 ये है y2, ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस। अब इन दोनों को मिलाने वाला कोई लाइन है ए बी, ठीक है, बीच में कोई एक पॉइंट है जो इंटरनली किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इंटरनली m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो हमें बताना है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये मान लेते हैं x और ये मान लेते हैं y, ठीक है, p का कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड करना है, राइट। इसको फिर से यहाँ मिलाते हैं, ये 90 होगा ये 90 होगा, ठीक है, a b c d, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अब ये देखो, ये ट्रायंगल इस पूरे ट्रायंगल के, यानी कि ट्रायंगल ADP इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACB ना, D लिखे हैं पहले तो CB,
सी बी, राइट। और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ए डी ए सी ए डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए पी बाई पी बी, ठीक है। तो लिख दो दिस इम्प्लाइज ए डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए पी बाई पी बी, ठीक है। और यहाँ से ए डी क्या है, ए डी है x माइनस एक्स वन, और ये है x2 माइनस एक्स, यही है ना। तो x माइनस एक्स वन बाई x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू m बाई n, ठीक है। इसको फर्दर अगर हम लोग सॉल्व करने जाएं तो एक्स एन माइनस एक्स वन एन इज इक्वल टू x2m माइनस एक्स एम, ठीक है। x वाले को एक तरफ ले आते हैं, x इंटू एन है, x कॉमन निकाल लेते हैं, n प्लस m आ जाएगा, और x1 उधर जाएगा तो इधर क्या आ जाएगा, x2m माइनस x1 n प्लस, ठीक, ठीक। यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, यही तो हो गया हमारा x। सिमिलरली y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। ये जो है ये यहाँ लिख देते हैं, इंटरनल डिवीजन का है, डिवीजन। अब एक्सटर्नल डिवीजन की बात करेंगे। इंटरनल मतलब कोई पॉइंट P है जो इंटरनली m और n के रेशियो में बांटा है, इस लाइन के अंदर है, और एक्सटर्नल हो जाएगा लाइन के बाहर, लाइन पे ही लेकिन इस लाइन सेगमेंट के बाहर, एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, एक कोई पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, और P इसी लाइन पर एक बाहर पॉइंट है P, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y जो फाइंड करना है, ठीक है। m/n कहने का मतलब है A से P तक, यानी कि AP और B से P तक, है ना, AP और BP जो पॉइंट है इंटरनल होता तो AP और BP का रेशियो होता, यही पॉइंट बाहर चला गया तो AP और BP का रेशियो होगा, समझ आया। AP बाई BP इज इक्वल टू m/n, ये गिवन है, ये है हमारे पास इंफॉर्मेशन। तो x y का कोऑर्डिनेट बताइए जो, ठीक है, यानी कि यहाँ से ये अगर m को दिखा रहा है तो ये n को दिखाएगा, राइट, ठीक है। तो अब हम इसको डिराइव नहीं कर रहे हैं, डिराइव झूठ मूठ का करना होगा क्योंकि पहला फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, है ना। अब ये बताओ ए बी किसको शो करेगा, यहाँ से यहाँ तक m-n को शो करेगा। और ये अब क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं हो गया कि A है, B है और ये P है, ठीक है, B है, तो ये m-n है और ये n है। m-n/n का क्वेश्चन हो गया इंटरनल डिवीजन वाला, है ना। एक्सटर्नल डिवीजन को हमने कन्वर्ट कर लिया इंटरनल डिवीजन में। अब फॉर्मूला बनाना है, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना है x y। पिछली बार बीच वाले का वैल्यू x1 x2 y2 निकाले थे, है ना, ये x1 y1 है, ठीक। पिछला वाला फॉर्मूला यहाँ लगा सकते हैं, समझ आ रहा है। यहाँ फॉर्मूला लगाओ तो क्या हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m-n इंटू एक्स, m-n इंटू एक्स, n इंटू एक्स प्लस n इंटू एक्स बाई x1 बाई क्या आ जाएगा, m-n प्लस n, n कट जाएगा तो m बचेगा, ठीक। m इधर करो तो mx2 इज इक्वल टू m-n इंटू एक्स प्लस n x1, ठीक है।
ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, m माइनस एन इंटू एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बाई, यहाँ से m माइनस एन हटेगा और नीचे आ जाएगा m माइनस एन। देखो सेम फॉर्मूला आ रहा है, बस बीच में माइनस आ गया, समझ आया। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m x2 माइनस एन y2 और y1 बाई m माइनस एन। ये हो गया हमारा y कोऑर्डिनेट एक्सटर्नल डिवीजन का। एक्सटर्नली डिवाइड होगा तो x2 यानी सेकंड वाला पहले लिखाएगा, बीच में जो पॉइंट है, ठीक है, 2 पहले लिखाएगा, 1 बाद में लिखाएगा। अगर उस साइड इस साइड होता तो पहले 1 लिखाता फिर 2 लिखाता। समझ आ रहा है ना, क्लियर है।